नमस्कार मित्रों, संत श्री कृष्णाराम महाविद्यालय मोदियावास हिंगलाज नगर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक बार फिर मैं प्रवीण कुमार सुतार कक्षा बीए प्रथम वर्ष की भौतिक भूगोल को लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे पूर्व के वीडियो के माध्यम से मैंने भौतिक भूगोल का एक टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी हमने एक वीडियो के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन किया था, जिसमें हमने प्रमुख रूप से पढ़ा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मुख्य रूप से स्रोत या साधन कौन कौन से हैं। इस प्रकार हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना या के जो स्रोत थे उन स्रोतों को मुख्य रूप से हमने 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें सबसे पहला था प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत तापमान, घनत्व, दबाव ये आदि हैं, जिनके माध्यम से हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा स्रोत था हमारा जो कि मुख्य रूप से था प्राकृतिक स्रोत, जिसे हम प्राकृतिक स्रोत में भूकंप और ज्वालामुखी इनके माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। और तीसरा यहाँ पर स्रोत था पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत को हमने मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया था। एक जो सिद्धांत था अद्वैतवादी सिद्धांत और दूसरा था द्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई थी, और दूसरा जो द्वैतवादी विचारधारा थी या फिर परिकल्पना थी, वो परिकल्पना कहती कि पृथ्वी का निर्माण है 2 तारों से हुआ था। तो इस प्रकार हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 स्रोतों में विभाजित किया। उसके बाद हमने सर्वप्रथम जो अप्राकृतिक स्रोत हैं उनको हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा, और तापमान सबसे पहले लिया। तापमान के बारे में मैंने विस्तृत आपको समझाया था, और बोर्ड के माध्यम से मैंने आपको नोट्स भी कुछ लिखवाए थे कि पृथ्वी के जो सतह या धरातल कह सकते हैं कि इसकी गहराई की तरफ जैसे जैसे जाते हैं, गहराई के साथ जाने पर तापमान में क्या आता है, जो बढ़ने की प्रवृत्ति है उसमें अंतर आता है। सबसे ऊपर जो 8 किलोमीटर का पार्ट है उसमें प्रति 32 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड तापमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद है कि प्रथम 100 किलोमीटर है उसमें प्रति किलोमीटर 2 सेंटीग्रेड तापमान है वो बढ़ने लगता है। और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर प्रति किलोमीटर प्रति सेंटीमीटर की दर से तापमान क्या होता है, बढ़ता है। तो ये तो हमने तापमान के बारे में पढ़ा था, और इससे हमने ये भी अनुमान लगाया था कि माना जाता है कि जो पृथ्वी का केंद्र या फिर क्रोड है उस क्रोड का तापमान कितना है, यानी 2000 सेल्सियस के आसपास वहाँ पर तापमान होगा, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। इस तापमान पर हमने ये भी पढ़ा था कि इस तापमान पर पृथ्वी का क्रोड है वो पिघली हुई अवस्था में होना चाहिए, जबकि किसी वस्तु या तत्व के ऊपर जब दबाव अधिक पड़ता है तो उसका जो गलनांक का तापमान है वो अधिक हो जाता है। इस कारण पृथ्वी का जो कोर है उस पर दबाव अधिक होने के कारण आज भी वो ठोस अवस्था के रूप में पाया जाता है। तो ये हमने तापमान से संबंधित पढ़ा था। उसके बाद आज हम दूसरा लेंगे जो कि घनत्व है, जिसको अपने कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, नया प्राकृतिक स्रोत हैं उसमें हम घनत्व पढ़ते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी परत से जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं इस घनत्व में क्या पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है। ये परिवर्तन क्यों पाया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि पृथ्वी की जो अलग अलग परतों से निर्माण हुआ है या फिर उस परतों में पाया जाने वाला जो तत्व है उन तत्वों की मात्रा अलग अलग हो सकती है। इस कारण मुख्य रूप से इस घनत्व में भी अंतर देखने को मिलता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग से गहराई की तरफ जाते हैं तो उस घनत्व में 8 से 10 जो परिवर्तन आने लगता है। पृथ्वी का अगर औसत घनत्व देखा जाता है तो औसत घनत्व पाया जाता है 5.517 GM/cm³ पाया जाता है, इन ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। तो पृथ्वी का सबसे पहले आपको लिखना है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 GM/cm³ पाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ से बढ़िया प्रतियोगी परीक्षा
या फिर आपके जो बीए की परीक्षा है उस परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। छोटे प्रश्न आते हैं उसमें इस प्रकार के या ऐसी प्रकृति का प्रश्न हो सकता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना पाया जाता है, 5.517 GM/cm³ पाया जाता है। ये ग्राम घन सेंटीमीटर की इकाई के रूप में कहते हैं। अगर हम पृथ्वी की ऊपरी परत देखते हैं कि सबसे ऊपर पाई जाने वाली पृथ्वी की जो परतें हैं, चट्टानों की दृष्टि से देखते हैं तो मुख्य रूप से कौन सी परत पाई जाती है, अवसादी परत पाई जाती है। और इस अवसादी परत का जो घनत्व है लगभग 2 से लगा के 2.7 पाया जाता है मुख्य रूप से। तो पृथ्वी के भूपटल या ऊपरी भाग कह सकते हैं, पृथ्वी के भूपटल या फिर इसको ऊपरी भाग कह सकते हैं। पृथ्वी के भूपटल का अधिकांश, यानी जो पृथ्वी का ऊपरी भाग है, पृथ्वी के भूपटल का अधिकांश, पृथ्वी के भूपटल का अधिकांश भाग अवसादी चट्टानों, पृथ्वी के जो भूपटल का ऊपरी भाग है अधिकांश है वो अवसादी चट्टानों द्वारा निर्मित हैं। कौन सी शैलों के द्वारा निर्मित है? अवसादी शैलों के द्वारा निर्मित हैं। और इसका घनत्व 2.7। ध्यान रखना मित्रों, पृथ्वी की ऊपरी परत है, भूपटल का ऊपरी भाग है, उसका घनत्व कितना पाया जाता है? 2.7 पाया जाता है। ध्यान रखना ये cm है, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम इस अवसादी चट्टानों के नीचे जैसे ही गहराई की तरफ जाएंगे चट्टानें परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि अवसादी चट्टानों के बाद जो पृथ्वी के नीचे का पार्ट है वो कौन सी शैलों से निर्मित है? आग्नेय शैलों से निर्मित है। और आग्नेय शैलों का मुख्य रूप से निर्माण है वो किससे होता है? ज्वालामुखी से होता है। तो ऊपरी चट्टानों की तुलना में नीचे वाली चट्टानें, आग्नेय चट्टानों में घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना कि ऊपरी परत के नीचे कौन सी शैलें पाई जाती है? ऊपरी परत के नीचे आग्नेय शैलें पाई जाती है। ऊपरी परत के नीचे आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है ना। ऊपरी परत के नीचे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आग्नेय पाई जाती हैं। और जिनका घनत्व मुख्य रूप से कितना पाया जाता है? 3 से लगाकर 3.5 घनत्व पाया जाता है। जिनका घनत्व 3 से लगा के 3.5³ है। ये विशेष ध्यान रखना। हमने देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर से गहराई की तरफ जाते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घनत्व है वो क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और इसके बाद हम अगर 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाते हैं, यानी सबसे ऊपरी परत है जो भूप्रपटी के नीचे मेंटल, और मेंटल के नीचे पाई जाती है कोर, और हम मेंटल के मध्यवर्ती सीमा तक जाते हैं तो यहाँ से ये घनत्व है 3.5 से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व बढ़कर 5.5। इस विशेष ध्यान रखना, पृथ्वी के ऊपरी परत का घनत्व कितना पाया जाता है? 2.7 पाया जाता है। उसके नीचे आग्नेय परतें पाई जाती हैं, उसका घनत्व 3 से लगा के 3.5। और उसके बाद है उसके 2900 किलोमीटर की गहराई पर घनत्व कितना पाया जाता है? 5.5 GM³ हो जाता है, क्योंकि घनत्व यहाँ से क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, हो जाता है। और हम अगर पृथ्वी के केंद्र में देखें, यानी अंतिम बिंदु या पृथ्वी का जो कोर है उसका देखते हैं, घनत्व 11 से लगा के 13 के मध्य घनत्व देखने को मिलता है। यानी सर्वाधिक घनत्व है वो कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है, विशेष ध्यान रखना। और अंतरतम यानी जैसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंतरतम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोर कहते हैं।
क्या कहते हैं, कोर। ठीक है ना, ये विशेष ध्यान रखना। अंतरतम या फिर उसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। कोर का घनत्व, कोर का घनत्व बढ़कर 11 से 13 हो जाता है। ठीक है ना। सर्वाधिक प्रश्न यहाँ से ये उठ सकता है कि सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी में कहाँ पाया जाता है, पृथ्वी के कोर में पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 11 से लगा के 13 के मध्य। और अतः यानी हम स्पष्ट करते हैं कि गहराई की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। अतः गहराई में जाने पर घनत्व बढ़ता है। यानी ये स्पष्ट होता है कि हम पृथ्वी की गहराई में जैसे ही जाते हैं तो घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि घनत्व क्यों बढ़ता है, क्योंकि घनत्व बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। सीधा सा यहाँ तो ये दिख रहा है कि पृथ्वी की ऊपरी परतों का क्या है, भार अधिक होने के कारण नीचे वाले परतें हैं उसमें घनत्व अधिक पाया जाता है। सबसे पहला ये कारण हो सकता है, या फिर हम अनुमान लगा सकते हैं। और दूसरा हमारा अनुमान ये हो सकता है कि पृथ्वी में ऐसे भारी तत्व पाए जाते हैं जिनकी वजह से घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यह भी हो सकता है, दोनों कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम अनुमान के रूप में क्या लिखते हैं, ध्यान रखना है कि अनुमान लगाते हैं। ठीक है ना। यहाँ से बोर्ड में आपके जो फाइनल ईयर की एग्जाम होता है उस एग्जाम से बढ़िया प्रश्न आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत कौन कौन से, स्पष्ट कीजिए। तो आप इसको व्यवस्थित लिख सकते हैं। अनुमान है कि गहराई में जाने पर दबाव, यानी मैंने पहले बताया था कि गहराई में जाने पर जो दबाव बढ़ने से भी घनत्व क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ये अनुमान है। दबाव बढ़ने के कारण घनत्व बढ़ता है। पहला हमारा कारण है कि जो नीचे वाली परतें हैं उस पर दबाव बढ़ने के कारण घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और दूसरा कारण है क्यों नहीं, इस प्रकार के पृथ्वी के आंतरिक भाग की सेलें हैं, उन सेलों की बनावट इस प्रकार से भारी तत्वों से है, चुंबकीय तत्वों से है। जैसे हम पढ़ते हैं कि श्वेस मोदिय के अनुसार पृथ्वी की कितनी परतें पाई जाती है, 3 परतें पाई जाती है, सियाल, सीमा, निफे। सबसे जो केंद्र की परत है उसको कहते हैं निफे। निफे का मतलब है निकिल व फेरियम, और निकिल व फेरियम का घनत्व भी क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। तो ये भी हो सकता है। तो दूसरा है कि गहराई, पृथ्वी की गहराई में, ठीक है, गहराई के साथ, पृथ्वी की गहराई है जैसे जैसे बढ़ती है, गहराई के साथ भारी तत्वों में वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है, जिस कारण घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना। हम गहराई की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जैसे जैसे गहराई की तरफ जाते हैं तो भारी तत्व हैं वो बढ़ते जाते हैं, जिससे इसका घनत्व बढ़ सकता है। उसके बाद निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में इस प्रकार के भारी तत्वों से निर्मित है या भारी तत्वों से बना है, इसी कारण वहां पर घनत्व अधिक पाया जाता है। इसी कारण हमने कई बार पढ़ा है कि पृथ्वी के केंद्र में क्या पाया जाता है, चुंबकीय तत्व पाए जाते हैं। तो अगला ध्यान रखना कि हम इसे संपूर्ण जो पढ़ा है इसके घनत्व से संबंधित इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि पृथ्वी का केंद्र है वो भारी तत्वों से निर्मित है, इसी कारण उसका घनत्व अधिक पाया जाता है। ये भी है कि दबाव से घनत्व है, दबाव से एक निश्चित परत कह सकते हैं, निश्चित सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद घनत्व नहीं बढ़ता है। तो घनत्व बढ़ने का क्या रीजन हो सकता है, दूसरा है कि घनत्व बढ़ने का रीजन ये है कि भारी तत्वों से निर्मित है तो उसका घनत्व अपने आप बढ़ जाता है। दबाव से घनत्व एक सीमा तक बढ़ता है
अतः ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी, पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? भारी तत्वों से निर्मित है। भारी तत्वों या फिर इसको धातु भी कह सकते हो। भारी तत्वों या फिर धातुओं से क्या है? निर्मित है। इसी कारण पृथ्वी के केंद्र का घनत्व अधिक पाया जाता है। और इसके प्रमाण मुख्य रूप से हम स्पष्ट करते हैं क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में चुंबक या फिर चुंबक तत्व पाए जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है ना, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पृथ्वी में पाया जाने वाला चुंबक तत्व है। यानी इससे यह स्पष्ट होता है कि घनत्व अधिक क्यों पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में भारी तत्व निर्मित है। हमने यहाँ पर दो अनुमान लगाए थे। उस अनुमान में यह स्पष्ट हो गया था कि दबाव से घनत्व एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद दबाव से घनत्व नहीं बढ़ पाता है। तो दूसरा ये स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो भारी तत्वों से निर्मित होने के कारण उसका घनत्व क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। उसके बाद हमारा जो तीसरा रहेगा अप्राकृतिक स्रोत में रहेगा दबाव। क्या रहेगा? दबाव। तापमान के बाद घनत्व है, और घनत्व के बाद तीसरा हम जो पढ़ेंगे वो है दबाव। क्या है? दबाव। ठीक है। ये अप्राकृतिक स्रोत है। अप्राकृतिक स्रोत दबाव यानी पृथ्वी के जो गहराई या फिर पृथ्वी का आपने कह सकते हैं कि नीचे वाला भाग है पृथ्वी का, जो उस भाग में प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ध्यान रखना है मित्रों एवं विद्यार्थियों, क्या है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर में अगर जो भार पड़ता है या उसके ऊपर जो दबाव पड़ता है उसको अपने क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो दबाव कहते हैं। विशेष ध्यान रखना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जो पड़ने वाला भार है उस भार को हम क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। तो इस लाइन को आपने नोट्स में लिख देना कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र पर पड़ने वाला 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाला दबाव या फिर अपने भार भी कह सकते हैं। दबाव पृथ्वी का क्या कहलाता है? आंतरिक दबाव कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक दबाव कहलाता है। ठीक है ना। और इस प्रकार से धरातल के ऊपर हम कहते हैं कि वायु दाब, कि पृथ्वी के प्रति वर्ग सेंटीमीटर में वायु की समस्त परतों का पड़ने वाला भार है उसको वायु दाब कहते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जो पड़ने वाला दबाव या भार है वो पृथ्वी का आंतरिक क्या कहलाता है? दबाव कहलाता है। हम पृथ्वी के ऊपरी भाग से जैसे जैसे गहराई की तरफ जाते हैं तो इस दबाव में क्या आता है? परिवर्तन आता है, यानी दबाव बढ़ने लगता है। सामान्यतः हम पृथ्वी के एक ऊपरी भाग से अगर 50 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं, यानी क्रस्ट से, यानी भूपर्पटी से हम 50 किलोमीटर की गहराई तक जाते हैं, तो जो ऊपरी भाग में जितना दबाव होता है उसकी तुलना में 50 किलोमीटर नीचे है वो 13,000 गुना है दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि गहराई की तरफ दबाव एक तो भार की वजह से बढ़ रहा है और दूसरा कई बार इस प्रकार के भारी तत्व से वो निर्मित है। इसी कारण नीचे की तरफ जाते हैं तो दबाव बढ़ने लगता है। यह भी ध्यान रखना कि गहराई के साथ
दबाव क्या होता है, बढ़ता है, गहराई के साथ दबाव बढ़ता है। मैंने बताया ना कि क्रस्ट से हम 50 किलोमीटर नीचे जाते हैं, 13,000 गुना दबाव है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 50 किलोमीटर की 50 किलोमीटर की गहराई पर क्रस्ट की तुलना में या फिर क्रस्ट की अपेक्षा 13,000 गुना दबाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, अधिक आंतरिक दबाव, अधिक आंतरिक दबाव लगता है। यानी जो ऊपरी भाग से नीचे वाले भाग में 50 किलोमीटर गहराई की तरफ जाएंगे तो जितना ऊपरी भाग में जो दबाव लगता है उसकी तुलना में 50 किलोमीटर की गहराई पर जो दबाव है वो कितना हो जाएगा, 13,000 गुना दबाव, आंतरिक दबाव है वो क्या हो जाएगा, अधिक लगने लगेगा। तो निष्कर्ष के रूप में ये होता है कि एक तो दबाव बढ़ने का कारण क्या है, ऊपरी परतों का भार, और दूसरा है कि भारी तत्वों से निर्मित। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं, ध्यान रखना कि निष्कर्ष क्या निकलता है, आंतरिक निष्कर्ष के रूप में कि आंतरिक भाग पर लगने वाला दबाव गहराई के साथ भारी, क्योंकि मैंने बताया था शुरुआत में जैसे ही हमने घनत्व पढ़ा था, घनत्व में ये स्पष्ट हो गया था कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो भारी तत्वों से निर्मित है। तो दबाव गहराई के साथ भारी तत्वों की प्रधानता के कारण या उनकी उपस्थिति के कारण प्रधानता को प्रमाणित करता है, क्योंकि वहां पर इस प्रकार के भारी तत्व क्या है, पाए जाते हैं, ये प्रमाणित होता है, प्रधानता के साथ प्रमाणित करता है। तो इससे हम यानी तापमान, घनत्व और दबाव हमने तीनों पढ़ा था, तीनों से हम निष्कर्ष के रूप में कुछ बातें स्पष्ट करते हैं कि एक तो पृथ्वी का जो केंद्र है वो क्या है, भारी तत्वों से निर्मित है, ये स्पष्ट होता है। और उसके बाद दूसरा ये भी स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसका तापमान अधिक है, फिर भी वो ठोस अवस्था में है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव अधिक है। और जैसे ही उसके ऊपर से मान लीजिए कहीं इस प्रकार की परिस्थितियों से दबाव कम हो जाएगा तो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग में ठोस अवस्था का भाग है वो द्रव अवस्था के रूप में हो जाएगा और धरातल पर ज्वालामुखी के रूप में क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम तापमान सबसे पहले हमने पढ़ा था कि तापमान, और दूसरा था कि घनत्व, तापमान, घनत्व व दबाव, तापमान घनत्व एवं दबाव के आधार पर, तापमान, घनत्व एवं दबाव के आधार पर निम्न अनुमान लगाए जा सकते हैं, निम्न अनुमान लगाए जा सकते हैं। निम्न अनुमान क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं कि गहराई की तरफ एक तो क्या है, तापमान अधिक है फिर भी वो ठोस क्यों है। सबसे पहला अनुमान है कि पृथ्वी ठोस की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव क्या है, अधिक होने के कारण। जैसे ही दबाव हटेगा तो द्रव अवस्था के अंतर्गत हो जाएगी। दूसरा है ऊपरी परतें
अनुकूल परिस्थितियों के कारण, ठीक है ना, ऊपरी परतें हैं अनुकूल परिस्थितियों के कारण, ऊपरी परतें अनुकूल परिस्थितियों के कारण या अनुकूल परिस्थितियों में क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है, पिघल जाती है, द्रवित हो जाती हैं। जैसे जैसे अनुकूल परिस्थितियां, जैसे मैंने बताया कि जैसे ही दबाव हटता है तो वो क्या हो जाती है, द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और अंतिम हम अनुमान लगाते हैं, तीसरा अनुमान है कि जब पृथ्वी के ऊपरी भागों में दबाव कम होता है तो ऊपरी भाग में जब दबाव कम होता है तो निचला पदार्थ, यानी पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में निचला पदार्थ है वो क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। तो निचला पदार्थ ठोस क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, दबाव अधिक होने के कारण वो ठोस का क्या है, रूप धारण करता है, द्रवित होकर ऊपर उठता है। और इसी कारण कई बार ज्वालामुखी जैसी घटना प्लेट विवर्तनी की वजह से होता है। तो ये तो हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित अप्राकृतिक कारक पढ़े, जिसमें सर्वप्रथम तापमान लिया, फिर दूसरा हमने घनत्व लिया, और आज तीसरा हो गया दबाव। इन तीनों से हमें यानी तापमान, घनत्व एवं दबाव के आधार पर हम निम्न अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार से होगा। सबसे पहला है कि पृथ्वी ठोस की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। अब ठोस की भांति व्यवहार क्यों करती है, क्योंकि उसके ऊपर यानी तापमान अधिक होने के बावजूद भी उसके ऊपर दबाव अधिक होने के कारण ठोस का रूप धारण करती है। और ऊपरी परतें अनुकूल परिस्थितियों में क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती हैं। जैसे ही ऊपरी परतों का भार हट जाता है तो पृथ्वी क्या हो जाती है, द्रवित अवस्था के अंतर्गत हो जाती है। और जब पृथ्वी के ऊपरी भागों में जब दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो निचला पदार्थ द्रवित होकर धरातल के ऊपर क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने अप्राकृतिक कारण पढ़े। उसके बाद अगला हम लेते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित प्राकृतिक कारक। और प्राकृतिक कारण में सबसे पहला आप लेंगे भूकंप। क्या लेंगे, भूकंप। तो सर्वप्रथम आज हम बात करते हैं कि भूकंप किस प्रकार से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। हालांकि भूकंप आपके विस्तृत सिलेबस में भी रहेगा, उसमें भी मैं विस्तृत पढ़ाऊंगा कि भूकंप किस प्रकार से क्या है, कौन से उसके रूप हैं, वो सब बातें करेंगे। सामान्यतः हमारे दिमाग में जैसे ही भूकंप आता है तो हम सभी एक ही समझते हैं कि भूकंप से तात्पर्य क्या है कि भूपटल का कंपन, यानी भूपटल का मतलब है ये पृथ्वी जैसा ही कंपन करती है तो हम उस प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं कि भूकंप आया। हालांकि हम सिस्मोग्राफ एक यंत्र की सहायता से भूकंपीय तरंगें हैं, उन तरंगों का विभिन्न पैमाने हैं, जैसे कि 2-3 पैमाने, उस पैमाने के आधार पर हम निर्धारण करते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितने क्या थी, उसका परिणाम क्या हुआ था। जैसे कि सामान्यतः अधिकतर जो स्केल है वो रिएक्टर स्केल या फिर मर्केली स्केल है, इन स्केलों का हम प्रयोग करते हैं और सिस्मोग्राफ की सहायता से भूकंप का क्या करते हैं, जो तीव्रता है उसका निर्धारण करते हैं। तो सामान्यतः भूकंप शब्द से तात्पर्य है कि भूपटल का कंपन, ठीक है। भूकंप से सामान्यतः साथ साथ में आप लिखते भी रहना कि भूकंप से तात्पर्य क्या है, भूपटल का कंपन। अब अपने दिमाग में एक सीधी बात स्पष्ट रूप से उभर के आती है कि हालांकि ये जो स्पष्ट हो गया कि भूकंप से तात्पर्य क्या है, भूपटल में कंपन, तो ये भूपटल में कंपन होने का कारण क्या हो सकता है, क्यों, किस कारण से कभी कभार हम महसूस करते हैं। हालांकि अपने इस वर्ल्ड में हल्के भूकंप के झटके आते हैं, जैसे कि कुछ भारत के जैसे जोन है वो सर्वाधिक संभावित जोन है। तो भूकंप आने का क्या कारण हो सकता है। दिन अखबार में इस प्रकार की घटनाएं होती है कि इतने रिएक्टर का या इतने रिएक्टर पैमाने पर भूकंप के आंकड़े वो एकत्रित हुए। तो यहाँ पर ये भूकंप आने का कारण क्या हो सकते हैं। हालांकि मुख्य तौर पे भूकंप आने के बड़े अगर हम कारण देखते हैं तो 2 प्रकार के कारण होते हैं, या फिर भूकंप है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक हो सकते हैं और दूसरे कृत्रिम हो सकते हैं। प्राकृतिक से तात्पर्य हमारा ये होता है
कि प्रकृति के यानी उसको भूकंप उत्पन्न करने का मुख्य रूप से जिम्मेदार या फिर उत्तरदायी है वो कौन है, प्रकृति है। और दूसरा है कि यहाँ पर कृत्रिम, कृत्रिम जैसे कि मनुष्य के द्वारा हो सकता है, कोई खान हो सकती है, या फिर जैसे परमाणु परीक्षण है उसमें भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो भूकंप है उसको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक प्राकृतिक कारकों से आने वाले और दूसरे कृत्रिम कारकों से आने वाले। तो भूकंप से तात्पर्य भूपटल में कंपन। फिर हम करेंगे कि भूकंप है वो कितने भागों में विभाजित किए जाते हैं, 2। सबसे पहला है प्राकृतिक कारक, यानी भूकंप आने के लिए प्रकृति किस प्रकार से उत्तरदायी, प्राकृतिक कारक। और दूसरे हैं कारक है कृत्रिम, जिसके लिए मनुष्य क्या है, जिम्मेदार है, कृत्रिम कारक, ठीक है ना। प्राकृतिक कारक और दूसरे कृत्रिम। प्रकृति के द्वारा प्रकृति के पदार्थ ही कारक होते हैं मुख्य रूप से, जैसे कि सबसे पहला है प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक हालांकि अपने विस्तृत सिलेबस में आएगा, उस समय मैं आपको संपूर्ण समझाऊंगा कि प्लेटों की संख्या कितनी, बड़ी छोटी प्लेटों की गति कितनी प्रकार की होती है, वो सब बातें आगे विस्तृत करेंगे। अब आपको ये केवल प्लेट विवर्तनिक शब्द ध्यान रखना है। तो हालांकि अपनी पृथ्वी पर जो प्लेटें पाई जाती है अलग अलग, जैसे कि अपनी जो भारतीय प्लेट है जिसको अपने कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारत के ऊपर की तरफ जैसे कि यूरेशियन, यूरोप और एशिया की प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, तो इस प्रकार की प्लेटें पाई जाती है। उन प्लेटों में क्या होती है, गति होती है। विभिन्न प्रकार की जैसे प्लेटें होती है, उन प्लेटों में 3 प्रकार की गतियां पाई जाती है। कुछ प्लेटें क्या होती है, अभिसरण, यानी एक दूसरी प्लेटें आमने सामने क्या होती है, प्रवाहित होती है। और कुछ होती है अपसरण, जिसमें प्लेटें क्या होती है, विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होती है। और कुछ प्लेटें इस प्रकार से बगल में खिसकती है, जिन्हें रूपांतरित कहते हैं, जहां पर भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। तो ये प्लेट मुख्य रूप से प्लेट विवर्तनिक, या फिर अपन कह सकते हैं कि वो कारण है प्राकृतिक कारक के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहला यहाँ पर प्राकृतिक कारक कौन सा है, प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है ना। पहला प्राकृतिक कारक है वो कौन सा है, प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी की वजह से भूकंप आते हैं, उसको प्लेट विवर्तनिक जन्य भूकंप भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा कारक आता है संतुलन। एक शब्द है संतुलन। हालांकि संतुलन शब्द है जिसको हम समस्थिति कह सकते हैं, या फिर इसको हम आइसोस्टेसिस कह सकते हैं। कि पृथ्वी के ऊपर जैसे कि धरातल के ऊपर हम देखते हैं कुछ स्थानों पर पर्वत है, पठार है, मैदान है, तटीय मैदान है, इस प्रकार की जो भौतिक दृश्य हैं वो देखने को मिलते हैं। तो उनमें भी क्या होता है, समय समय पर संतुलन स्थापित या फिर समायोजन होता है, उस समय भी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है, हिमालय श्रृंखला। हिमालय से निरंतर जो नदियां क्या करती है, यहाँ से अपर्दन करती हैं, और ये मलबा यहाँ पर मान लीजिए कि गंगा नदी का ही उदाहरण देख लिया जाए कि हिमालय से निरंतर ये क्या करती है, नदियां अपर्दन करती हैं, और यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा के पास नदियां क्या करती है, मलबा जमा करती है, जिससे क्या हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इस डेल्टा क्षेत्र में भार है अवसाद से क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और कई वर्षों, करोड़ों वर्षों के बाद यहाँ पर भार बढ़ने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में यहाँ से जो पदार्थ है वो क्या होगा, हिमालय क्षेत्र की तरफ प्रवाहित होंगे, तो उस समय गति होगी, उसकी वजह से भी भूकंप हो सकते हैं। तो इस प्रकार के भूकंप होंगे वो संतुलन की वजह से होंगे। या फिर कई इस प्रकार के स्थान होते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी अचानक प्रकट होती है, वहां पर भी भूकंप हो सकते हैं। तो ये प्लेट विवर्तनिक, संतुलन, और उसके बाद तीसरा है ज्वालामुखी जन्य, ज्वालामुखी जन्य, यानी ये मुख्य रूप से क्या है, भूकंप ज्वालामुखी आने की वजह से कुछ इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। जैसे ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, प्रसुप्त होते हैं, सक्रिय होते हैं, और एक होते हैं मृत ज्वालामुखी। प्रसुप्त होते हैं वो कुछ समय के अंतराल में प्रकट होते हैं। तो पहले का जो उसका जो क्रेटर था वो क्रेटर मान लीजिए सेलों से भर जाता है,
जब दूसरी बार ज्वालामुखी वहां पर प्रकट होती है उस समय वो क्रेटर को जोरदार से धक्का लगाती है, तो उस समय भी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। या फिर चट्टानों का समायोजन, कई बार चट्टानें ऊपरी भाग से निचले भाग की तरफ खिसक सकती हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो अगला है चट्टानों का समायोजन, चट्टानों का समायोजन। तो यानी ये भूकंप के कौन से कारक हो गए, भूकंप के ये प्राकृतिक कारक हो गए। उसके बाद एक कृत्रिम कारक, जैसे कि एक सुर्खियों में रहा था भारत का जो कोयना बांध था 1967 के समय, इस क्षेत्र को एक सर्वाधिक भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था। हालांकि यहाँ पर जो मुख्य रूप से भूकंप आया वो बांध की वजह से है। मान लीजिए कोई पहले से स्थान है, उस स्थान पर एक कोई बड़ा बांध का निर्माण कर दिया जाता है, तो उस बांध के जो पीछे वाला जल ग्रहण क्षेत्र है उसमें जल के भार के बढ़ने की वजह से वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, तो वो कृत्रिम कारक के अंतर्गत माने जाते हैं। सबसे पहला है जैसे कि बांध, क्या रहेगा, बांध, बांध की वजह से भूकंप आते हैं, उसे बांध जन्य भी कह सकते हैं। और उसके बाद दूसरा है कि परमाणु परीक्षण, जैसे कि अपने जैसलमेर का परमाणु परीक्षण है, उस समय भी भूकंप के झटके उसके आसपास के महसूस किए गए, या कोई जैसे फायरिंग रेंज है उसके आसपास परमाणु परीक्षण, उन क्षेत्रों में भूकंप आता है। और उसके बाद है तीसरा खनन, जिन क्षेत्रों में खनन किया जाता है या तो वहां से खानें ढह जाती है जैसे कोयला वगैरह लोहा इसको निकालने वाली, या फिर उस क्षेत्रों में विस्फोटक सामग्री से विस्फोट किया जाता है, तो उन क्षेत्रों में भी भूकंप आते हैं, वो खनन जन्य भूकंप हो सकते हैं। ध्यान रखना एक मित्रों में विद्यार्थियों, खनन क्षेत्र में आने वाले जो भूकंप है उसे क्या कहा जाता है, कोलैप्स या फिर निहात भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये शब्द हैं कि खनन क्षेत्रों में आने वाले भूकंप है उसको क्या कहा जाता है, निहात कहा जाता है, निहात, ठीक है। खनन क्षेत्रों में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, निहात। ये तो हो गए कि भूकंप किसे कहते हैं, भूपटल का कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप के लिए दो कारक है, प्राकृतिक कारक है और कृत्रिम कारक है। प्राकृतिक कारक में प्लेट विवर्तनिक, संतुलन, ज्वालामुखी जन्य और चट्टानों का समायोजन। और कृत्रिम कारक के अंतर्गत जैसे कि बांध है, परमाणु परीक्षण है और खनन। और खनन क्षेत्रों में आने वाले भूकंप को क्या कहते हैं, निहात कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भूकंप आने के कारण क्या हो सकते हैं, कि किन कारणों की वजह से भूकंप आते हैं। ये भूकंप यानी दो भागों में हमने विभाजित कर दिया। उसके बाद है कि भूकंप आने के मुख्य रूप से क्या कारण है। ठीक है, भूकंप आने के मुख्य रूप से सबसे पहला कारण है कि भूकंप आने का क्या कारण है, भ्रंशन। और अभी मैंने बताया था कि ये भ्रंशन मुख्य रूप से जहां पर प्लेटों की गति है वो रूपांतरित होती है, जहां पर दोनों प्रकार के प्लेट है जैसे ईंटें होती है उनको आपस में रगड़ते हैं, तो इस प्रकार के प्लेटों की जो तीसरी गति होती है उस क्षेत्रों में इस प्रकार की भ्रंशन की क्रिया होती है, उन क्षेत्रों में भूकंप आ सकते हैं। तो ये सबसे पहला कारण भूकंप के लिए भ्रंशन हो गया। और उसके बाद दूसरा है कि ज्वालामुखी, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ज्वालामुखी क्रिया, जब ज्वालामुखी धरातल पर प्रकट होती है उस समय भूकंप महसूस किया जाता है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए ज्वालामुखी क्रिया में जैसे कि एटोना जो ज्वालामुखी उस जिस समय उत्पन्न हुई उस समय भूकंप महसूस किया, या फिर जो क्राकोतोवा है वो भी एक ज्वालामुखी है जिसकी वजह से भी भूकंप महसूस किए गए थे। और उसके बाद तीसरा यहाँ पर है कि जलीय भार, जैसे हमने पढ़ा था ना बांध, इस बांध की वजह से। तो तीसरा है जलीय भार, जिन क्षेत्रों में बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है उन क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने भारत का पढ़ा था कि कोयना बांध, ठीक है ना, कोयना भूकंप है वो बांध की वजह से आया था, और ये भूकंप गुजरात महाराष्ट्र क्षेत्र में आया था और समय रहा था 1967 के समय भूकंप आया था। उसके बाद है कि भूपटल का संतुलन, यानी यहाँ पर हमने संतुलन पढ़ा था जिसको हम समायोजन भी कह सकते हैं। भूपटल भूपटल का संतुलन, ठीक है ना।
इससे संबंधित विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जैसे कि डाना का सिद्धांत है, उसमें हम पढ़ सकते हैं, आगे विस्तृत सिलेबस में पढ़ेंगे। डाना जैसे ब्यूमांट या फिर जेफरीज आदि ने भूपटल संतुलन के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। और उसके बाद अगला है कि भूकंप आने का कारण मुख्य रूप से है आइसोस्टेसिस, जिसे अपने कहते हैं समस्थिति। हिमालय का उदाहरण ले सकते हैं कि समस्थिति समायोजन, आइसोस्टेसिस समायोजन। और ऐसे भूकंप भारत में कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। हिमालय के भूकंप, हिमालय के भूकंप मुख्य रूप से ये इस प्रकार से आइसोस्टेसिस या समस्थिति के उदाहरण है। और उसके बाद छठा मैंने यहाँ पर जो बताया, प्लेट विवर्तनिकी क्या है? प्लेट विवर्तनी की वजह से प्लेट विवर्तनिकी, प्लेटों की गति की वजह से भी भूकंप आते हैं। और अंतिम एक महत्वपूर्ण है, जो कि भूकंप से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, उस सिद्धांत का नाम है प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत। हालांकि प्रत्यास्थ या फिर उसको इलास्टिक ऊर्जा कह सकते हैं, ये भूकंप की वजह से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। यहाँ पर यह कहता है कि जब प्लेटों की विपरीत दिशा में गति होती है, तो उस समय क्या होती है कि प्लेटें, एक प्लेट की मान लीजिए कि विपरीत दिशा में गति हो रही है, तो उस समय कुछ समय तक चट्टानें क्या होती हैं, जैसे रबड़ बढ़ता है इसी प्रकार क्या हो जाती है, चट्टानें बढ़ जाती है। और जैसे जैसे ये गति बढ़ती जाती है, तो अचानक जैसे ही रबड़ टूटता है, रबड़ को हम दोनों सिरों से खींचते हैं, तो रबड़ क्या हो जाता है, अचानक टूट जाता है। और टूटने के बाद पुनः अपने स्थान पर क्या होता है, आने लगता है। इसी प्रकार चट्टानें टूटने के बाद पुनः अपने स्थान पर आती है, तो जिसकी वजह से दोनों चट्टानों में क्या होता है, टकराहट, और जिसकी वजह से भूकंप उत्पन्न होते हैं, उसको इस प्रकार से प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो अगला है प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत, प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत। और मुख्य रूप से ये ध्यान रखना, भूकंप से उत्पन्न सिद्धांत में इसका महत्वपूर्ण है। और ये सिद्धांत किसने दिया था? H.F. रीड ने दिया था। किसने दिया था? H.F. रीड ने। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने क्या बताया कि रबड़ के समान चट्टानें कुछ स्थानों तक खींचती है, उसके बाद चट्टानें पुनः जैसे ही रबड़ टूटने के बाद अपने स्थान पर आता है, इसी प्रकार चट्टानें आपस में टकराती है, जिसके वजह से भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि भूकंप के प्राकृतिक कारक, कृत्रिम कारक, भूकंप आने के कारण मुख्य रूप से ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर भूकंप से संबंधित भी हो सकता है। उसके बाद आगे हम लेते हैं कि भूकंप के प्रकार, कि मुख्य रूप से भूकंप गहराई के आधार पे और स्थिति के आधार पे भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, गहराई के आधार पे हम भूकंप के क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कि भूकंप के क्या है, प्रकार। हाँ, भूकंप को हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, भूकंप के प्रकार। कितने भागों में बांट सकते हैं इसको? दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर इस साइड में हम विभाजित करते हैं गहराई, यानी कितनी गहराई से भूकंप है वो उत्पन्न होते हैं, गहराई के आधार पर। और दूसरी तरफ यहां पर मैं लेता हूं स्थिति के आधार पे, स्थिति के आधार पर। ठीक है ना, स्थिति के आधार पे। गहराई के आधार पे हम सामान्यतः भूकंप है उसको तीन भागों में विभाजित करते हैं। गहराई का मतलब है कि वो भूकंप का केंद्र है, धरातल के ऊपर से कितना गहरा है।
गहराई के आधार पे हम भूकंप को कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है जिसे अपने कह सकते हैं कम गहराई का भूकंप कह सकते हैं। इसकी गहराई है 0 से लगाकर कितनी है? 50 किलोमीटर तक है। 0 से लगाकर कितने किलोमीटर तक है? 50 किलोमीटर। इस प्रकार के भूकंप को हम क्या कहते हैं? सामान्य भूकंप। क्या कहते हैं? सामान्य भूकंप। उसके बाद दूसरा है कि यहाँ पर 50 से लगाकर 250 किलोमीटर की गहराई के भूकंप है, उसे हम मध्यम भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यम भूकंप कहते हैं। यानी यहाँ पर सामान्य भूकंप, मध्यम भूकंप, और उसके बाद तीसरा है कि 250 से लगाकर 700 किलोमीटर, 250 से लगाकर 700 किलोमीटर के भूकंप है, उन भूकंपों को हम क्या कहते हैं? गहरे भूकंप। क्या कहते हैं? गहरे भूकंप। गहराई के आधार पे हम भूकंप को कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में, सामान्य भूकंप, मध्यम भूकंप और गहरे भूकंप। उसके बाद स्थिति यानी 2 प्रकार से हो सकती है, समुद्रीय भूकंप हो सकते हैं या फिर स्थलीय भूकंप हो सकते हैं। तो स्थिति के आधार पे हम भूकंप को वापस कितने भागों में करते हैं? 2 भागों में। यानी जलीय भूकंप हो सकता है, जलीय क्षेत्रों में हो सकते हैं, जलीय क्षेत्रों में भूकंप या जलीय क्षेत्र के भूकंप, ठीक है ना। और उसके बाद है जलीय क्षेत्र के बाद दूसरे भूकंप है वो स्थलीय भूकंप। स्थलीय भूकंप। इस प्रकार से हमने भूकंप को 2 भागों में विभाजित किया, गहराई के आधार पे, स्थिति के आधार पे। गहराई के आधार पे 3, सामान्य, मध्यम और गहरे, और जलीय क्षेत्रों के भूकंप, स्थलीय क्षेत्रों के भूकंप। तो इस प्रकार से हमने भूकंप के प्रकार, भूकंप के कारण, भूकंप के जो मुख्य रूप से कारक हैं उन सभी का अध्ययन किया। उसके बाद अगला हम लेते हैं कि भूकंप क्या है, उसमें किसका कैसे अध्ययन किया जाता है, भूकंप की तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, भूकंप उत्पन्न होता है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, जहाँ पर धरातल। मॉड्यूल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि भूकंप किस प्रकार से और किन किन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। मान लीजिए कि हम एक ये प्रतिरूप है, इस प्रतिरूप को क्या मानते हैं? पृथ्वी, ठीक है। हमने जैसे गहराई के आधार पे पढ़े थे, ये भी ध्यान रखना कि एक विद्वान है, उन विद्वान का नाम है ओल्डहम। ओल्डहम के अनुसार, ओल्डहम के अनुसार 98% यानी 98% भूकंप है, 98% भूकंप 8 किलोमीटर की गहराई तक उत्पन्न होते हैं। यानी सामान्य रूप से माना जाता है ओल्डहम के अनुसार कि 98% भूकंप है वो 8 किलोमीटर की गहराई तक क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। लाइन ध्यान रखना। तो मान लीजिए कि हमने ये पृथ्वी ली और पृथ्वी के अंदर जैसे हमने भूकंप को गहराई के आधार पर 3 भागों में बांटे थे, सामान्य जिनकी गहराई 0 से 50 तक, मध्यम जिनकी गहराई 50 से लगाकर 250, और गहरे भूकंप है जिसे हम कह सकते हैं 250 से लगाकर 700 किलोमीटर तक। तो पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के आंतरिक भाग में जिस भाग पर सबसे पहले भूकंपीय ऊर्जा या फिर अपने इलास्टिक ऊर्जा कहते हैं उत्पन्न होती है, या हल्का सा जो कंपन या रिएक्टर पैमाने पर हम उसे अंकित करते हैं, उस पार्ट को हम जैसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर वह भाग जहां पर सर्वप्रथम हम भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है उस पार्ट को क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। ठीक, भूकंप मूल के ऊपर, ठीक है ना, भूकंप मूल के ऊपर धरातल का वह भाग, ठीक है ना, भूकंप मूल के ऊपर धरातल का वह भाग जहां पर सर्वप्रथम क्या होती है? भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं या भूकंपीय तरंगें प्रकट होती हैं, उस पार्ट को क्या कहा जाता है? अवकेंद्र, केंद्र, या फिर हम इसे अधिकेंद्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं?
अवकेंद्र या फिर इसको अधिकेंद्र भी कह सकते हैं। ये भी ध्यान रखना कि भूकंप मूल से ठीक यानी हम कह सकते हैं भूकंप मूल से ठीक 90 डिग्री के एंगल पर है वो क्या होता है, अधिकेंद्र होता है। यानी भूकंप मूल के ऊपर सीध में जो 90 डिग्री का कोण है उस कोण में भूकंप का क्या होता है, केंद्र होता है। तो ध्यान रखना कि भूकंप मूल है इसे क्या कहते हैं, भूकंप मूल को इंग्लिश में फोकस कहते हैं, और भूकंप के जो अधिकेंद्र हैं इसको क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है कि भूकंप मूल क्या है, पृथ्वी के आंतरिक वह भाग जहां पर भूकंपीय तरंगे भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको भूकंप मूल कहते हैं। और ठीक उसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर धरातल का वह भाग जहां पर सर्वप्रथम भूकंपीय तरंगें प्रकट होती हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं, भूकंप का अवकेंद्र या फिर अधिकेंद्र कहते हैं। और इसे अधिकेंद्र से जो भूकंपीय तरंगें हैं वो चारों दिशाओं में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो ये बात स्पष्ट होने के बाद देखते हैं कि भूकंप मूल के बाद है भूकंप की प्रत्यास्थ यानी इलास्टिक ऊर्जा, और ऊर्जा से भूकंपीय ऊर्जा तैयार होती है, और भूकंपीय ऊर्जा से क्या होती है, तरंगें उत्पन्न होती हैं, और फिर ये तरंगें अलग अलग प्रकार से अलग अलग प्रकृति की तरंगें क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो सर्वप्रथम हमने देख लिया कि भूकंपीय मूल कहाँ होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है भूकंपीय मूल। सबसे पहले इसको हम एक चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं, भूकंपीय मूल। और भूकंपीय मूल को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, भूकंपीय मूल से यानी यहाँ पर अधिकेंद्र तक क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ ऊर्जा। अभी हमने एक सिद्धांत पढ़ा था ना, भूकंप की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत, उस सिद्धांत में भी सेम आया था, प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत। ये भूकंपीय ऊर्जा या इसे इंग्लिश में इलास्टिक ऊर्जा भी कहते हैं। प्रत्यास्थ ऊर्जा से क्या होती है, भूकंपीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, भूकंपीय ऊर्जा। प्रत्यास्थ ऊर्जा से क्या होती है, भूकंपीय ऊर्जा होती है। और भूकंपीय ऊर्जा किस रूप में प्रकट होती है, भूकंपीय ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में क्या होती है, प्रकट होती है। ये किस रूप में प्रकट होती है, तरंगों के रूप में। ठीक है ना। भूकंप मूल से अधिकेंद्र, प्रत्यास्थ ऊर्जा, भूकंपीय ऊर्जा, फिर भूकंपीय ऊर्जा तरंगों के रूप में। और उसके बाद तरंगें कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की, ध्यान रखना। उसके बाद हम पढ़ेंगे, कई बार सीधा हम पढ़ लेते हैं कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, पी, एस और एल। इस प्रकार से हम नहीं पढ़ेंगे। भूकंपीय तरंगें 2 प्रकार की होती है, बड़े तौर पे या बुनियादी तौर पे उसे कह सकते हैं। ध्यान रखना, किसे कह सकते हैं, बुनियादी तौर पे भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भूकंपीय तरंगें प्रवाहित होती है उन्हें बॉडी क्या कहते हैं, शरीर तरंग कहते हैं, या फिर काय तरंग कहते हैं, या फिर उसे बॉडी वेव कहते हैं। और दूसरी होती है धरातल पर प्रवाहित होती है, उसे धरातलीय तरंग भी कहते हैं। तो तरंगों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, बुनियादी तौर पर 2 भागों में। ठीक है ना। एक होती है जिसे कहते हैं बॉडी वेव, BODY, बॉडी वेव, और जिसे हम कह सकते हैं शरीर तरंग। क्या कहते हैं, शरीर तरंग। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवाहित होती है। और दूसरी होती है जिसे अपने कहते हैं धरातलीय, क्योंकि ये धरातल पर प्रवाहित होती है, धरातलीय तरंग। और इन्हें हम इंग्लिश में धरातलीय तरंग को क्या कहते हैं, सरफेसियल वेव। क्या कहते हैं, सरफेसियल वेव। ठीक है ना। या फिर अपने कह सकते हैं कि धरातलीय तरंग। उसके बाद है कि शरीर तरंग, या फिर अपने बॉडी तरंग कहते हैं, या फिर इसको काय तरंग कहते हैं। इसको भी वापस कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में। हमने सुना होगा कि एक होती है P और एक होती है S। एक होती है P और एक होती है S। अब ध्यान रखना कि P तरंग है उसे P क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव, या फिर इसको हिंदी में प्राथमिक तरंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्राथमिक तरंग। और इस प्रकार की तरंग है वो ध्वनि तरंग की तरह क्या होती है, प्रवाहित
होती है और जिन क्षेत्रों से या जिन भागों में ये प्रभावित होती है उन भागों में ये चट्टानों में संकुचन एवं फैलाव का कार्य करती है। ये विशेष ध्यान रखना है, संकुचन व फैलाव का कार्य। और इसका अन्य नाम है प्राथमिक तरंग। क्या कहते हैं? प्राथमिक तरंग। और जैसे ही हम भूकंपीय तरंगों का विस्तृत पढ़ेंगे उस समय और स्पष्ट हो जाएगा। पी तरंग को भी कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में। एक हो जाएगी पी स्टार। इनका नाम पी स्टार ही क्यों दिया है? क्योंकि हालांकि इनकी जो घनत्व है या फिर तरंग की प्रकृति है जैसे ठोस, द्रव, गैस। ध्यान रखना है मित्रों एवं विद्यार्थियों की पी तरंग है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पर ये पी तरंग पी स्टार की प्रकृति है कि ठोस, द्रव, गैस से प्रभावित हो सकती है, पर जो इनकी पी की वास्तविक पी की स्पीड होती है उसकी तुलना में इसकी स्पीड में क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। एक पी स्टार होती है और एक और होती है पी जी, जिनकी जो विशेषता है पी स्टार और पी के मध्य पाई जाती है उसका नामकरण क्या है? पी जी। इसी प्रकार की जो यहाँ पर एक तरंग है एस, और एस तरंग को हम कहते हैं सेकेंडरी वेव, द्वितीयक तरंग भी कह सकते हैं, सेकेंडरी वेव कहते हैं। और इस प्रकार की एस तरंग है वो प्रकाश तरंगों की समान या फिर जल तरंगों की समान होती है। और विशेष ध्यान रखना है ये केवल पृथ्वी के ठोस भाग से प्रभावित होती है। और इसी तरंग की सहायता से हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का काफी अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ये ठोस भाग से प्रभावित होती है। जिस भाग में द्रव आ जाएगा वहां पर ये तरंगे क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी। और ये तरंगे हैं जो प्रकाश तरंगों के समान होती है। फिर इसमें भी कितना प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक होती है एस स्टार तरंग होती है और दूसरी होती है एस जी तरंग। ठीक है, एस स्टार एस से थोड़ी अलग है क्योंकि उसकी प्रकृति सेम है, स्पीड में अंतर पाया जाता है। और धरातलीय तरंग है उस तरंग को हम क्या कहते हैं? एल तरंग कहते हैं। यानी धरातलीय तरंग। और एल क्यों कहते हैं? कि लव मोदी ने इसका नामकरण किया था। तो ये तो हो गई है कि भूकंप की तरंगें मुख्य रूप से 2 बुनियादी तौर पे 2 प्रकार की, शरीर तरंग, धरातलीय तरंग। फिर ये भी 2 भागों में प्राथमिक तरंग कहते हैं। और एस का मतलब क्या हो जाएगा? द्वितीयक तरंग। ठीक है ना। उसके बाद हम एक एक तरंग को लेते हैं कि प्राथमिक तरंग की क्या प्रकृति है, द्वितीयक तरंग की क्या प्रकृति है और एल तरंग की क्या प्रकृति है। जैसे ही हम तरंगे पढ़ेंगे, तरंगे पढ़ने के बाद एक आएगा भूकंप का साया क्षेत्र, कि पृथ्वी का ऐसा भूकंप अधिकेंद्र से ऐसा भाग जहां पर भूकंपीय तरंगे कोई भी प्रकट नहीं होती हैं, उसे भूकंप का क्या कहा जाता है? साया क्षेत्र कहते हैं। तो मित्रों एवं विद्यार्थियों, आज इसी के साथ मैं कक्षा को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस प्रकार की जो भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंप का साया क्षेत्र है, और उसके बाद में भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना या आंतरिक परतों को 3 भागों में विभाजित करके आपको संपूर्ण अध्ययन करवाऊंगा। भूकंपीय तरंगों के आधार पर जैसे भूपर्पटी, मेंटल और कोर के रूप में विभाजित करेंगे। फिर उनका भी हम सूक्ष्म वर्गीकरण करेंगे। धन्यवाद।